समस्त देवभाषा के प्रेमियों एवं विद्यानुरागी प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लास वे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग तृतीय भाग में संस्कृत व्याकरण कारक प्रकरण के कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के विषय में अध्ययन करेंगे। द्वितीय विभक्ति के कुछ सूत्र हमने पूर्व के भाग में अध्ययन कर लिया है। जो अवशेष सूत्र हैं उन पर हम इस थर्ड पार्ट में तृतीय भाग में अध्ययन करेंगे। वो सूत्र आपके सामने रख रहे हैं। जिन सूत्रों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है वो सूत्र आप इसके पूर्व के भाग में, पूर्व के वीडियो में अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। अब हम इस तृतीय भाग में जो अवशेष बचे हुए कर्मकारक के सूत्र हैं उस पर विस्तृत व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वो सूत्र हम आपके सामने रख रहे हैं। वो सूत्र है आधि सींग स्थासाम कर्म। ये सूत्र है हमारा आधि सींग स्थासाम कर्म ना। अब इसका नियम क्या है, नियम पर आ जाइए, नियम को लिख लें, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। आधि उपसर्ग पूर्वक, आधि उपसर्ग पूर्वक सींग सोना आस्था बैठना आस ठहरना, इन धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग होता है। ये देखिए हमने विस्तार आपके सामने रख दिया। इसका नियम लिख दिया कि आधि सींग अस्था आस कर्म ना। अस्था धातु जिसका रूप आप तिष्ठत तिष्ठत चलाते हैं और आस धातु है इसका रूप आप आस्थे आस्ते चलाते हैं। तो ठहरना, थोड़ा समय के लिए विश्राम की स्थिति होती है। अस्था बैठना और सींग धातु है सोने के लिए ना, शेते रूप जिसका आप चलाते हैं। तो अब इसको उदाहरण के माध्यम से आप स्पष्ट कर लें। ये तीनों धातुओं से संबंधित उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं और इन तीनों उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा आपका कि आदि उपसर्ग पूर्वक, ये विशेष ध्यान रखना है कि यदि आदि उपसर्ग नहीं होगा तो इन धातुओं के योग में भी जो सामान्य नियम है वो लागू हो जाएगा। ये विशेष नियम अपने आप ही रुक जाएगा। कैसे? उदाहरण के माध्यम से देख लिया जाए कि आदि उपसर्ग से संबंधित जो सींग धातु से संबंधित पहले वाक्य है उसको देखते हैं हम लोग। जैसे बालक ना, पलंग पर सोता है। ठीक है। अब बालक पलंग पर, यहाँ पर आइए आप, पलंग पर, ये जो संकेत है सीधा सीधा में पै पर, अधिकरण कारक आपने सप्तमी विभक्ति देखा है, वहाँ पर में पै पर। ठीक है। तो पलंग में सीधे सीधे पर के कारण सप्तमी विभक्ति लगना चाहिए, अधिकरण कारक होना चाहिए। लेकिन
सोना सींग धातु के कारण और सी धातु में अधि उपसर्ग लग करके तब उस धातु के पहले अधि उपसर्ग लग जाएगा, तब ये पलंग में द्वितीया विभक्ति होगी, अन्यथा यहाँ पर सप्तमी ही लगेगी। इस भाव को आप देख लें, स्पष्ट कर लें। पहले बालक है तो बालका लिख सकते हैं, चाहे शिशु लिख सकते हैं आप, बालक ना, बालक शिशु। पलंग, पलंग शब्द का पर्यंक ना, और अब यहाँ पर द्वितीय लगा दिया आपने तो बन गया पर्यंकम। शिशु पर्यंकम और आधि शेते, शेते रूप चलता है, अधिशेते। ये आपका अनुवाद बन गया। शिशु पर्यंकम अधिशेते, बालक पलंग पर ना सोता है। तो यहाँ पर देखिए पर्यंकम पर ही विशेष आपको ध्यान देना है, क्योंकि सामान्य जैसे यहाँ पर अधि हटा दें तो यहाँ पर शिशु पर्यंके हो जाएगा, तब पर्यंकम नहीं रहेगा, क्योंकि अधि उपसर्ग के अनुसार इस सूत्र की व्यवस्था खत्म हो रही है। यदि इस सूत्र की व्यवस्था के आधार पर नहीं चलेंगे, आप केवल शेते लिखेंगे तो शिशु पर्यंके शेते, तब सामान्य नियम आपका लागू हो जाएगा। लेकिन ये जो विशेष नियम है, कारक का जो नियम है, सूत्र है, इस सूत्र के अनुसार अधि उपसर्ग पूर्वक इन तीनों धातुओं के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वो उदाहरण आपके सामने है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे किसान, खाट पर सोता है, ठीक है। खाट, खाट शब्द यहाँ पर देखिए संकेत करेगा खाट, खाट माने चारपाई ना, तो किसान का हो जाएगा कृषक ना, शय्या, संयाम, ये द्वितीय आपकी लग गई संयाम, और हो जाएगा अधिशेते, बिस्तर पर सोता है, संयाम शब्द हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अधि उपसर्ग पूर्वक यदि वाक्य रहेगा तो उसमें आपको इसी तरह से व्यवस्था में चलना होगा, ठीक है। अब आइए और उदाहरण आपके सामने रखते हैं, ऊपर की व्यवस्था हटा करके उदाहरण को और देख लें आप। देखिए जैसे हरि वैकुंठ में सोते हैं, ठीक है। हरि वैकुंठ में सोते हैं, तो हरि शब्द जो है विष्णु भगवान के लिए प्रयोग है, वैकुंठम, वैकुंठे, इसी पर आपको देखना है विशेष। तो हरि का हो गया हरि, अब यहाँ पर हो गया वैकुंठम, वैकुंठम मौनस्वार सूत्र का प्रयोग होगा, क्योंकि आगे आपका स्वर आ रहा है अधिशेते, हरि वैकुंठम अधिशेते, ठीक है। ये आपका स्पष्ट अनुवाद बन रहा है। इसी को वैकुंठ में बैठते हैं ना, इस रूप में भी आप देख लीजिए, वैकुंठ में बैठते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा ना, हरि का हरि ही रहेगा, विष्णु भी आप शब्द प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर सोते हैं का बैठते हैं कर दिया आपने तो बन जाएगा, इसको मिटा करके दूसरे रूप में लिख लीजिए, नहीं तो भ्रम होगा आपको, कि विष्णु वैकुंठ में बैठते हैं, हाँ
अध्यास्ते जो शब्द आपका प्रयोग होगा उसमें आप देखें कि राजा सिंहासन पर बैठता है ना। तो राजा का आप नृप भी लिख सकते हैं, राजा भी लिख सकते हैं। सिंहासन पर ये शब्द है आपका मुख्य, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंहासनम। ठीक है, सिंहासनम बैठता है, अधितिष्ठति, अधितिष्ठति बैठता है। ठीक है, तो राजा सिंहासन पर बैठता है, नृपः या राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, सिंहासन पर विराजमान होते हैं, बैठते हैं ना। इसी तरह से हम आपको अभी संकेत कर रहे थे अध्यास्ते के लिए कि आस्ते शब्द का प्रयोग हम, जैसे यहाँ पर भी कहीं कहीं पर आप देखेंगे ना तो आस्ते जो है आस, वो भी इसी रूप में प्रयोग हो रहा है, ठहरना बैठना स्थिति वही है। तो यहाँ पर आप चाहें तो ये अध्यास्ते भी प्रयोग करेंगे तब भी गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तब भी ये वाक्य आपका सही होगा। नृपः सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है, अध्यास्ते शब्द भी बैठने के लिए ही भाव में है। जैसे विष्णु ना वैकुंठ में ना बैठते हैं या रहते हैं ना, या रहते हैं। तो यहाँ पर आप बनाएंगे तो बन जाएगा क्या, विष्णु का आप विष्णु ही लिख दीजिए, विष्णु वैकुंठम, वैकुंठम। अब यहाँ पर चाहें अध्यास्ते, आदिधन आस्ते, आदि और आस्ते को जोड़ लिया तो अध्यास्ते आपका बन गया, ये यण स्वर संधि करके अध्यास्ते ना। तो वैकुंठम अध्यास्ते ना, विष्णु अध्यास्ते वैकुंठम, तो पूरा वैकुंठ में बैठते हैं, वैकुंठ में रहते हैं ना, निवास करते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं तो स्थिति आपकी एकदम स्पष्ट हो रही है। अधिशेते, अधितिष्ठत, अध्यास्ते, ये तीनों धातुएं जो हैं, आदि उपसर्ग यदि पहले लगा रहेगा तो कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये उदाहरण आपके सामने है, स्पष्ट आपने समझ लिया होगा, इसको नोट भी कर लिए होंगे। अब हम द्वितीय का कर्म कारक का अन्य जो सूत्र है उस पर चलते हैं, देख लेते हैं कि और कौन सा सूत्र भी विशेष रूप से आपके काम के लिए उपयोगी है। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आइए अगले सूत्र पर चलते हैं। अनुवाद हमारा कैसे निर्दुष्ट रहे, कैसे दोष रहित रहे, इसके लिए इन सूत्रों की व्यवस्था की गई है कि जो हम संस्कृत में अनुवाद करें उसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि न हो। तो अभी इन सूत्रों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि वाक्य को एकदम शुद्धता के साथ प्रयोग करने की व्यवस्था दी जा रही है। अब अगला सूत्र आपके सामने देखिए रख रहे हैं, वो सूत्र है अभितः परितः समया निकषा हा प्रति योगेपि, ये सूत्र है आपका।
आभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि ना। इसको नियम के अंतर्गत आप व्याख्या कर ले इसकी। देखें आभितः, आभितः माने होता है दोनों ओर, दोनों ओर। फिर है परितः, चारों ओर, चारों ओर। फिर है समया, समया समीप। फिर निकषा, निकषा नज़दीक, समीप नज़दीक एक ही स्थिति है। फिर है हा, हा शब्द जो है हाय के लिए है। प्रति, प्रति माने और या तरफ ना। के योग में, इसलिए पी आप लिख दिया है, योग में भी कर्म कारक द्वितीया विभक्ति होती है। ये देखिए आपके सामने पूरा स्पष्ट सूत्र हो गया। अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि। अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, समया समीप, निकषा नज़दीक, हा हाय, प्रति और या तरफ के योग में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण आप देखें। उदाहरण अभितः का है उदाहरण हम लोग पहले देख लेते हैं। अभितः माने दोनों ओर ना। तो जैसे विद्यालय, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। विद्यालय के दोनों ओर, ये दोनों ओर हमें संकेत कर रहा है कि यहाँ पर हमें विद्यालय के काके की नाने नी रारे री, आप जानते हैं संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति है। जबकि कारक को, संबंध कारक को आप जानते हैं कि कारक के अंतर्गत नहीं रखा जाता, क्योंकि वो सीधे संबंध क्रिया से नहीं रखता है, इसलिए उसको कारक के अंतर्गत नहीं रखा जाता, अन्य कारकों में ही उसको समाहित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं कि विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो दोनों ओर के कारण विद्यालयस्य न होकर के क्या हो जाएगा, विद्यालयम हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अनुवाद आप स्पष्ट कर लें, विद्यालयम। आगे आप देख रहे हैं अभितः शब्द आएगा, इसलिए यहाँ पर महलंत हमने कर दिया। विद्यालयम अभितः, यह है आपका अभितः शब्द। विद्यालयम अभितः कौन, वृक्ष, बहुत से हैं, वृक्षा, यहाँ पर अस्त की जगह हो जाएगा सन्ति। विद्यालयम अभितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। ये उदाहरण आपने देख लिया होगा, स्पष्ट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि दोनों ओर के योग में क्यों द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सामान्य नियम के आधार पर विद्यालय में षष्ठी लगना था, लेकिन दोनों ओर ने षष्ठी विभक्ति को रोक दिया और रोक करके इस विशेष नियम के आधार पर यहाँ पर विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया। इसी तरह से अगले उदाहरण पर हम लोग चलते हैं, जैसे चारों ओर ना। तो चारों ओर पर आइए, वो उदाहरण आपका चारों ओर से संबंधित आपके सामने रख रहे हैं। चारों ओर, जैसे गांव के चारों ओर वन है ना। गांव के चारों ओर वन है ना। अब गांव के वही स्थिति है, चारों ओर के कारण गांव में षष्ठी नहीं लगना, बल्कि गांव में क्या लगना है, द्वितीय। तो बन जाएगा ग्रामम, लेकिन
आगे परितः शब्द आ रहा है, इसलिए म हलंत ना होकर के अनुस्वार हो जाएगा, ग्रामम। ये फिर आ गया चारों ओर के योग में हो गया आपका परितः कौन, वनम, आगे अस्ति। ठीक है, वाक्य आपका बन गया ग्रामम परितः वनम अस्ति। उदाहरण के रूप में आपको कभी कभी रेखांकित भी दे देता है कि रेखांकित पद में, रेखांकित शब्द में आप नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति बताइए। तो नियम निर्देश आपका ये सूत्र है, इस सूत्र के अनुसार आप बता देंगे कि ग्रामम में कौन सी विभक्ति लगी है। तो यहाँ पर ग्रामम में द्वितीय विभक्ति लगी है, परितः के कारण लगी है, चारों ओर के कारण लगी है, जो आपके सूत्र में निर्दिष्ट किया गया है, निर्देशित किया गया है। ये अभितः परितः से संबंधित उदाहरण आपका हुआ। अब हम अगले उदाहरण पर चलते हैं, वो है समया और निकषा। तो उसको देख लिया जाए। यहाँ तक हम हटाते हैं सूत्र जो लिखा है, उदाहरण आपके सामने है, इसको आप नोट करते रहेंगे। ये नियम और सूत्र आपने नोट कर लिया होगा अच्छे ढंग से। अब देखिए उदाहरण समया और निकषा। समया निकषा एक ही चीज़ें हैं। जैसे अभी आपने अधितिष्ठत और अध्यास्ते देखा था, स्थितियाँ दोनों वही थी, लेकिन वो आस धातु है, वो अस्था धातु है। इसी तरह से यहाँ पर भी समया और निकषा दो शब्द प्रयोग हो रहे हैं, दोनों को हम आपको संकेत कर दे रहे हैं। उसका उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। जैसे मंदिर के समीप गंगा है, मंदिर के समीप गंगा है ना। ये मान लीजिए उदाहरण हमको मिल गया। तो इस उदाहरण में हमको कैसे करना है, क्या करना है, देख लिया जाए। ये मंदिर के समीप के कारण के में षष्ठी नहीं लग पा रही है, मंदिर से नहीं हो पा रहा है, बल्कि क्या हो जाएगा, मंदिरम। क्या हो जाएगा, मंदिरम। ये मंदिरम, चाहे तो आप इसके लिए सम्मानित शब्द देवालयम भी लिख सकते हैं, देवालयम ना। फिर इधर समीप के लिए निकषा ना, और उसी के लिए एक और शब्द हमने आपको अभी क्या संकेत किया, अभितः परितः समया। समया, ये दोनों शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं, समया भी लिख सकते हैं, निकषा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मंदिरम, देवालयम, यहाँ निकषा कौन है, गंगा ना, है अस्ति। ये स्पष्ट हो गया आपका। मंदिरम या देवालयम दोनों में से कोई शब्द रखिए, निकषा या समया इसमें भी आप कोई शब्द रख सकते हैं। तो मंदिर के समीप गंगा है, जैसे विद्यालय, विद्यालय ये विद्यालय के समीप शिव मंदिर है। मान लीजिए उदाहरण मिल गया। तो यहाँ पर समीप के कारण के षष्ठी न लग करके विद्यालय से न होकर के क्या हो रहा है, विद्यालयम। विद्यालयम समया ना, क्या है, शिव मंदिर, तो शिवालय, शिव मंदिर शिवालय अस्ति। ये अनुवाद आपका बन गया, विद्यालयम समया शिवालय अस्ति। देख रहे हैं, इस तरह के उदाहरण के माध्यम से आपका अभितः परितः समया निकषा ये हो गया। अब बचा आपका हा और प्रति, उसको भी आप देख लें, उसको भी उदाहरण के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। हा, ये हाय माने कष्टदायी स्थिति में हा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसको देख लें।
उसके बाद है प्रति। प्रति के लिए भी उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। हा का भाव जैसे है कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है। कृष्ण के अभक्त, ना भक्त को तो नहीं कह सकते हैं, इसलिए अभक्त को धिक्कार है। तो ये धिक शब्द जो है धिक्कार के ही रूप में है। तो क्या शब्द हमारा बन जाएगा? कृष्णस्य होना चाहिए अभक्तम ना, लेकिन कृष्ण से अभक्तम न होकर के क्या हो रहा है? सीधा सीधा कृष्णाभक्तम। देखें, कृष्णा भक्तम एक साथ कर दिया, कृष्णम धन अभक्तम ना, कृष्णा भक्तम ना। हा, इतना करके आप वाक्य को चाहें तो इतने पर ही रोक सकते हैं। हा ना, हा कृष्णा भक्तम, कृष्ण के भक्त को हाय धिक्कार है ना। कहीं कहीं शब्द धिक भी प्रयोग कर देते हैं कि हा धिक ना, तो कोष्ठक में आप चाहें तो लिख सकते हैं धिक ना। तो कृष्णा भक्तम धिक, कृष्णा भक्तम हा, कृष्ण के भक्त को हाय धिक्कार है, अभक्त को ना। कृष्णस्य अभक्तम, कृष्णा भक्तम ना, कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है। ये आपका धिक के रूप में हो गया हा के। अब आगे है प्रति। प्रति के लिए उदाहरण आप देख लें। प्रति के लिए कि उदाहरण के माध्यम से संकेत देख लें आप। जैसे वह नगर की ओर जाता है ना, नगर की ओर, तो ओर के कारण की के यहाँ पर षष्ठी है, लेकिन हो जाएगा क्या? सह नगरम, नगरम। और ओर के लिए हो गया आपका प्रति, जाता है ये गच्छति, गमधात का रूप है, लट लकार प्रथम पुरुष में। तो सह नगरम प्रति गच्छति, वह नगर की ओर जाता है। इसी को गांव की ओर जाता है, ग्रामम प्रति हो जाएगा ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, नगर की ओर, गांव की ओर ना। ये स्थिति आपकी बन गई। इस तरह के उदाहरण आप पूर्ण रूपेण समझ गए होंगे। पूरा सूत्र आपका इसी पर आश्रित है। अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, ये जो 6 शब्द आपको इसमें मिल रहे हैं इस सूत्र में, इनके योग में आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ये आपका एकदम स्पष्ट हो गया। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका की स्थिति नहीं है। हमें लगता है कि अच्छे ढंग से आपको समझ में भी आ गया होगा। ये सूत्र के रूप में आप जान लें कि समस्त व्याकरण के विद्यार्थी जो भी हैं, चाहे वो कक्षा 6 से लेकर के आगे बड़ी कक्षाओं में जितना भी आप पढ़ते चले जाएंगे, ये पूरा कारक प्रकरण आपको मिलता चला जाएगा। और इन स्थितियों में आपको पूर्ण रूपेण यदि एक बार अच्छे ढंग से सूत्र का हृदयंगम हो गया, आपने इसको अपने हृदय पटल पर स्थापित कर लिया, तो फिर कभी विस्मरण होने की स्थिति नहीं होगी। हमेशा बड़ी कक्षाओं में आप बढ़ते जाएंगे, आपको ये चीज़ें पूर्व में स्मरण में रहेंगी, तो आपको आगे कोई असुविधा नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ ये भाग भी हम यहीं पर स्थगित करते हैं, रोकते हैं। अब आगे जो सूत्र अवशेष बच रहा है उसको हम अगले भाग में व्याख्यायित करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।